हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न बेस चैनल पर, जिसमें आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर के पार्ट 12 को कवर करने जा रहे हैं और ये लास्ट पार्ट है इस यूनिट का। और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का ये पार्ट 4 है। और अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 11 तक नहीं देखा है तो आप लोगों ने जाकर ज़रूर देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर पूरा कवर किया गया है। ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट का फुल कॉन्सेप्ट करेंगे प्लस MCQ को कवर करेंगे। कंडक्शन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कंडक्शन ज़्यादा होने वाला है इस टॉपिक में, इसलिए यहाँ पर फुल कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्शन लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे बेसिक अबाउट हीट ट्रांसफ़र। ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। एंड फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्शन के बारे में डिटेल में ज़्यादा जाएंगे। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रेट ऑफ हीट लॉस या हीट करंट क्या होता है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद हम किरचॉफ लॉ, 4 लॉ को कवर करने वाले हैं। किरचॉफ लॉ, स्टीफन्स लॉ, देन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। और लास्ट आप लोगों का वेन्स लॉ। इसके बाद हम लोग करेंगे इसमें MCQ को, जिसमें आपके न्यूमेरिकल भी होंगे, थ्योरेटिकल भी होंगे। तो आज ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग एटम्स एंड न्यूक्लियाई को कवर कर लेंगे। या अगर आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग व्हाट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा का स्थानांतरण क्या होता है। तो ये सिंपल सा एक फ्लो है हीट का, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, उसको हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ हीट बोलते हैं या ऊष्मा का स्थानांतरण बोलते हैं। तो ये सिंपल सा एक नेचुरल फिनोमेना है। जैसे वाटर आप लोगों का अपर लेवल से लोअर लेवल पर आता है, यानी कि ऊंचाई से नीचे की तरफ ऑटोमेटिक आता है। तो इसी तरीके से हीट ट्रांसफ़र होती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अगर आप लोगों को वाटर लोअर से हायर लेकर जाना होता है तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत होती है, एक पंप की ज़रूरत रहती है। तो इसी तरीके से जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वह आपका हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है। तो सिंपल सा लाइन लिखी हुई है, आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। और इसकी PDF आप लोगों को लर्नवे डिफेंस ऐप पर मिल जाएगी। लर्नवे ऑफिशियल ऐप ओल्ड ऐप था, उसमें काफ़ी कम फीचर थे, और जैसे ही आप लोग लर्नवे डिफेंस ऐप पर आ जाते हो उस ऐप को हटा दिया जाएगा। तो लर्नवे डिफेंस ऐप आपके लिए काफ़ी बेस्ट है, तो उसे जाकर ज़रूर डाउनलोड कीजिए और उसमें आपको नोट्स डाउनलोड करने के भी ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। तो मोड्स क्या हो सकते हैं, बेसिकली 3 मोड होते हैं ट्रांसमिशन के। नंबर 1 कंडक्शन यानी संपादन, जिसको हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। नंबर 2 कन्वेक्शन यानी संवहन, एंड नंबर 3 आपका रेडिएशन। तो ये 3 मेन मोड होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट के। तो अगर हम लोग इनको एक बार ब्रीफ में समझे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या होता है, तो आपको एक अच्छी तरीके से समझाने के लिए ये है। कंडक्शन को आप लोग एक ले सकते हो कंडक्टर, बस वाला कंडक्टर। वो क्या करता है, आपकी सीट पर आता है, जैसे ये पैसेंजर बैठे हुए हैं और ये कंडक्टर इस तरीके से जा रहा है टिकट डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ, यानी कि आपको अपनी पोजीशन से नहीं उठना पड़ रहा है, यानी कि विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल अगर हीट ट्रांसफ़र हो जाए तो उसे हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। तो ये एग्जांपल आप लोगों के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। और इसी का एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, वो ये है कि एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट बैठे हुए हैं और यहाँ पर ये टीचर ने एक ही बच्चे को सारी कॉपी दे दी, यानी जिसमें आप लोग पेपर लिखने वाले हो। तो इसने अपने बट की कॉपी निकाल ली, बाकी की पीछे ट्रांसफ़र कर दी। इसने अपने लिए कॉपी निकाल ली, उसके बाद इसने पीछे ट्रांसफ़र कर दी। तो ये 2 कॉपी यहाँ आ गई। फिर इसने अपने लिए निकाल ली और पीछे ट्रांसफ़र कर दी। तो इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे भी हम कंडक्शन बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। तो ये हमारे, अगर इनको हम पार्टिकल मान लेते हैं तो इनका मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन इनके पास जो भी है वह ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसे हम कंडक्शन बोलते हैं। शायद इससे अच्छा कोई एग्जांपल नहीं हो सकता है। अगर हम लोग बात करें कन्वेक्शन की, तो ये तो आप लोग डेली एब्जॉर्ब करते हो। जैसे कि कंटेनर में जब आप लोग चाय बनाते हो तो उस समय जो पानी है उसको जब आप हीट कर रहे हो तो इसके जो पार्टिकल होते हैं नीचे वाले वो ऊपर आने लग जाते हैं और ऊपर वाले पार्टिकल नीचे आने लग जाते हैं, यानी जो हीट होता है वो ऊपर चला जाता है और जो कूल होता है वो नीचे आने लग जाता है। तो इस टाइप के हीट ट्रांसमिशन को हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं। और रेडिएशन आप लोगों का बहुत ही सिंपल है। जैसे कि सूर्य से किरण पृथ्वी तक आती है तो कुछ हीट महसूस होती है, तो वह फिनोमेना आपका रेडिएशन के थ्रू होता है। इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि ऊपर के दोनों ट्रांसमिशन में आपको मीडियम की ज़रूरत रहती है। ये सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट है
क्योंकि इसकी जो स्पीड है वह लाइट की स्पीड के बराबर रहती है। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर सकते हो। रेडिएशन आप लोगों का फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसमिशन है और कंडक्शन आप लोगों का स्लोएस्ट है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंडक्शन की। तो कंडक्शन जैसे कि हम लोग समझा चुके हैं आप लोगों को, विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। तो हीट ट्रांसफर थ्रू वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल इन द डायरेक्शन फॉल ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जहाँ टेम्परेचर घटता हुआ उस डायरेक्शन में आपका हीट ट्रांसफर होगा। जैसे कि अगर हम लोग एक रॉड या छड़ को लेके बात करें, ये आपकी सॉलिड है, इसको यहाँ से हम लोग हीट कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग इसको हीट कर रहे हैं, तो ये हीट हो रही है और तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जैसे कि यहाँ 70 है और यहाँ पर अभी ये रूम टेम्परेचर पर होगी। ठीक है, कुछ भी लेके चलते हैं। तो जैसे जैसे आप लोग हीट कर रहे हो तो यहाँ पर कुछ टेम्परेचर होगा, यहाँ पर कुछ टेम्परेचर होगा, यहाँ पर कुछ और टेम्परेचर होगा। तो इस तरीके से जो ट्रांसमिशन होगा पार्टिकल टू पार्टिकल होगा विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। यहीं से आप लोग हीट कर रहे हो और पूरी हीट ट्रांसफर हो रही है एंड तक। ठीक है, तो इसी में आपकी दो स्टेट होती हैं जिनको हम आगे बात करेंगे, वेरिएबल स्टेट और स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा हीट ट्रांसफर क्या होता है। वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल इन द डायरेक्शन फॉल ऑफ टेम्परेचर। फॉल ऑफ टेम्परेचर देखिए यहाँ 70 है तो यहाँ पर 25 हो रहा है। फॉल ऑफ टेम्परेचर यानी हायर टू लोअर टेम्परेचर में जा रहा है। क्लियर है। और कंडक्शन आप लोगों का किस किस में होता है? कंडक्शन आप लोगों का सिर्फ सॉलिड में होता है। क्लियर है, तो आप लोग इसे नोट करके लिख सकते हो, ऑल सॉलिड्स आर हीटेड थ्रू कंडक्शन। सभी ठोस संपादन के माध्यम से गर्म किए जाते हैं या ऊष्मा दी जाती है उनमें। आगे बात करें अगर हम लोग सेकंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन जिसे हम बोलते हैं कन्वेक्शन यानी संवहन, इसमें हीट ट्रांसफर होता है एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है ना, कण के वास्तविक स्थान परिवर्तन में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को बताया चाय को जब आप लोग बनाते हो तो उस समय जो पानी गर्म हो रहा होता है तो जो हॉट पार्टिकल है वो ऊपर आ जाते हैं और कोल्ड पार्टिकल नीचे आ जाते हैं। तो इस तरीके से रिप्लेसमेंट चलता रहता है। ठीक है, तो उसे हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिक्विड इन द फ्लास्क, और इसमें आपको नोट करना है ऑल लिक्विड्स एंड गैसेज आर हीटेड बाय कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन आप लोगों का किस किस में यूज होता है? लिक्विड्स एंड गैसेज। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है जो कि है आपका मरकरी। मरकरी लिक्विड होने के बावजूद भी किसके द्वारा हीट किया जाता है? कंडक्शन के द्वारा। उसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा फॉलो होता है? हीट का, कंडक्शन का, ना कि कन्वेक्शन का। तो ये आप लोगों को नोट करके रखना है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, बहुत ही सटीक पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मरकरी एज ए लिक्विड होने के बावजूद भी उसको किसके द्वारा हीट किया जा रहा है? कंडक्शन के द्वारा, ना कि कन्वेक्शन के द्वारा। क्लियर है। आगे बात करते हैं हम लोग थर्ड मोड ऑफ ट्रांसमिशन दैट इज रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है? सोर्स और रिसीवर के बीच में हीट का ट्रांसफर होना, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ सोर्स और रिसीवर एंड ऑल्सो विदाउट हीटिंग द इंटरविनिंग मीडियम। यानी कि सोर्स और रिसीवर के बिना किसी मूवमेंट के हीट का ट्रांसफर होना, ऊष्मा का स्थानांतरण होना, और जो बीच का मीडियम है उसको बिना हीट किए जो हीट का ट्रांसमिशन हो जाता है उसे हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत क्लियर हो रहा होगा। और इसका सिंपल सा एग्जांपल है सन। हीट फ्रॉम द सन कम्स टू अस थ्रू रेडिएशन। ठीक है, तो सूरज से जो ऊष्मा हमारे पास आती है वह विकिरण के माध्यम से आती है। आई होप आप सभी को ये तीनों मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्लियर होंगे। ये आप लोगों का पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको अच्छी तरीके से जब ही समझ में आएंगे जब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और इसमें आपको जो नोट करना है वो ये है, तो जैसे ये हम तीनों पॉइंट पहले ही डिस्कस कवर कर चुके हैं, फिर भी आपको ये नोट्स की फॉर्म में दिखाने के लिए है। रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हैविंग वेलोसिटी इन वैक्यूम एंड कंडक्शन इज द स्लोएस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कंडक्शन के बारे में। और कंडक्शन में दो स्टेट होती है, एक वेरिएबल स्टेट और एक होती है स्टेडी स्टेट। तो वेरिएबल स्टेट क्या है? जैसे कि ये कोई रॉड है, इसको जब आप लोग हीट कर रहे हैं, यहाँ से जब हम लोग इसको हीट कर रहे हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, तो इस तरीके से ये है। तो जब आप लोग इसे हीट कर रहे हो तो ये क्या है? एक वेरिएबल स्टेट है। यहाँ पर जैसे जैसे हीट करते हैं यहाँ का 72 हो जाएगा, यहाँ पर 61 हो जाएगा, यहाँ पर 32, यहाँ पर 31 हो जाएगा या 30.5 समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से जो स्टेट होगी उसे हम लोग वेरिएबल स्टेट बोलेंगे जब तक हम हीट कर रहे हैं, जब तक उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो इस टाइप की स्टेट को हम लोग वेरिएबल स्टेट बोलते हैं। आई होप आप सभी को ये अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो अब हम दूसरी स्टेट के बारे में बात करेंगे जो कि होगी स्टेडी स्टेट, स्थिर अवस्था। इस स्टेट में क्या होता है? टेम्परेचर
हर एक पार्ट का कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि ये हमारी रॉड है, इसमें आप लोग हीट कर रहे हो तो यहाँ पर एक स्टेडी स्टेट बन गई है। यहाँ पर ये 75 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पर ये 62 से ऊपर नहीं जा रहा है, और यहाँ पर ये आपका 35 से ऊपर नहीं जा रहा, और यहाँ पर ये 28 तक हो चुका है। तो इस टाइप से अगर ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है और ज़्यादा हीट करने पर अब इसमें एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो इस टाइप की स्टेट को हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट। यहाँ पर जो गलती होती है वह सबसे बड़ी ये है कि स्टेडी स्टेट का मतलब ये नहीं है कि पूरी बॉडी में टेम्परेचर सेम रहेगा, यानी कि यहाँ पर 75 है तो यहाँ पर भी 75 हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टेडी स्टेट का मतलब ये है कि अब एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है हीट का, यानी कि ऊष्मा का अवशोषण अब नहीं हो रहा है, बॉडी अब एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, जितनी उसकी लिमिट थी उसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब उसके आगे अगर आप लोग देते हो उसको हीट तो वह अपनी स्टेट चेंज करना शुरू कर देगी, यानी डिफॉर्मेशन में जाना स्टार्ट हो जाएगी, जिसे हम लोग एक्सपेंशन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको यही नोट लिखना है, इन स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ ईच पार्ट ऑफ द रॉड इज कांस्टेंट बट नॉट सेम। कांस्टेंट तो रहेगा, इस क्रॉस सेक्शन का यहाँ तक सेम नहीं होगा लेकिन कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट या हीट करंट, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपके न्यूमेरिकल या कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे। तो ऊष्मा के चालान की दर या ऊष्मा दर क्या होती है? तो सिंपल सा है, रेट यहाँ पर लिखा हुआ तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम आएगा, यानी हीट अपॉन टाइम, उसे हम लोग रेट ऑफ कंडक्शन बोलेंगे। सिंपल सी बात है, रेट लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि उसको आपको किससे डिवाइड कर देना है? टाइम पीरियड से। क्लियर है? तो रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। डेल्टा टी इज टाइम इन सेकेंड और डेल्टा क्यू इन जूल्स में। तो अब यहाँ पर जो आपको पॉइंट अपनी कॉपी में नोट करने हैं वह सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकता है। सबसे पहला है, रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि जो रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट होगी, यानी या हीट करंट होगा, वह आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। क्रॉस सेक्शन आप लोगों को समझ में आता है, ये अगर कोई बॉडी है, इसको अगर यहाँ से काट दिया जाए, इसे हम लोग क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी क्रॉस सेक्शन के। सेकंड पॉइंट है आप लोगों का, रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर के। चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। एंड थर्ड है आप लोगों का, रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन वाई डिस्टेंस, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन वाई डिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस। यानी कि दो फेसेस के बीच में कितनी डिस्टेंस है, यानी एल, इसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगी रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। क्लियर है? जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी, यानी कि अगर आपकी रॉड इतनी बड़ी है तो जो रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट होगी वह कम होगी। क्लियर है? और अगर यहीं तक अगर हम लोग बात करेंगे तो रेट ऑफ हीट ऑफ कंडक्शन आपकी ज़्यादा होगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज़्यादा हीट ऑफ ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉलिड। तो अभी तक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़े थे, 3 पॉइंट, उसको अगर हम लोग कंबाइन करें तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो पहला पॉइंट था हम लोगों का, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सेकेंड पॉइंट था हम लोगों का, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। नंबर थर्ड, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस। डेल्टा एक्स लिख लीजिए या डेल्टा एल लिख लीजिए। तो जब हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो जो हमारे पास आएगा, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इज इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स या एल। क्लियर है? तो जो आप लोगों के पास अगर ऑलरेडी लिखा हुआ है डेल्टा एल या एल, तो आप लोग उसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको मतलब समझ में आना चाहिए। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, और ये आपका लेंथ है, और डेल्टा टी आपका चेंज इन टेम्परेचर है, और ये आपका टाइम है, और ये आपकी क्वांटिटी ऑफ हीट है। क्लियर है? तो यही आप लोगों का यहाँ पर लिखा हुआ है, रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट इक्वल्स टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स। क्लियर है? तो k की वैल्यू आप लोग यहाँ से निकाल लीजिए। तो यही आप लोगों का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होगी, जिसकी यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो ये रहेगी जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर केल्विन मीटर। क्लियर है? टेम्परेचर को आपको हमेशा केल्विन में रखना है, लेकिन अगर आप लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो वहाँ पर केल्विन में रखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपका सेल्सियस में भी चल जाएगा,
क्योंकि वहाँ पर आप लोग क्या करने वाले हो प्लस 273 माइनस 273 हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। तो जब आप लोग सब्ट्रैक्शन करो तो आप लोग टेम्परेचर को किसी में भी रख सकते हो, लेकिन जब आप लोग डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करते हो तो अब आपको टेम्परेचर को केल्विन में ही रखना होगा। क्लियर है। तो जूल पर सेकंड को हम लोग लिख सकते हैं वॉट, और 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा वॉट पर मीटर केल्विन। ये आप लोगों की के की यूनिट हो गई। और अगर हम लोग बात करें सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट हो जाएगी आप लोगों की कैलोरी पर सेकंड सेंटीमीटर। क्लियर है। तो अब हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट की। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन इसे हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस के साथ साथ टेम्परेचर का फॉल होना। दो फेसेस की अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो फर्स्ट फेस और सेकेंड फेस के बीच में टेम्परेचर फॉल सबसे ज़्यादा होगा, यानी टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इसी को हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं के बारे में, जो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो के आपका लार्ज होगा गुड कंडक्टर के केस में, यानी अच्छे सुचालक के केस में, और इसकी वैल्यू स्मॉल होगी इन केस ऑफ इंसुलेटर। इसकी ऐसा यूनिट को अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे यूनिट क्या होगी, जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर केल्विन मीटर। तो इसको जब आप लोग कैंसिल करोगे तो ये मीटर से मीटर कैंसिल, जूल पर सेकंड को लिखते हैं हम वॉट, ये कैपिटल है, पर एम के मीटर केल्विन। और अगर हम लोग बात करें इनके कॉम्बिनेशन की, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीरीज कॉम्बिनेशन एज वेल एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज यानी श्रृंखला संयोजन, पैरेलल समांतर संयोजन। सीरीज श्रेणी भी ले सकते हैं, तो जो भी सूटेबल हो वो आप लोग यूज कर लीजिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इनकी रेजिस्टेंस की, जैसे ही आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस होती है, इसी तरीके से यहाँ पर भी रेजिस्टेंस होगी। जैसे हम लोग हीट करंट को अब तक पढ़ चुके हैं, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। वहाँ पर करंट में क्या होता था, डी क्यू ओवर डी टी, चार्ज का ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, उसे हम लोग करंट बोलते थे। यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम को हम लोग हीट करंट बोलते हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी रेजिस्टेंस होती है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, R1 प्लस R2, यानी कि अगर आप लोगों ने दो कंडक्टर को ज्वाइन कर दिया है सीरीज में, तो जो हीट ट्रांसफर में रेजिस्टेंस आएगी उसे हम लोग R1 प्लस R2 बोलेंगे। इसी तरीके से पैरेलल में आएगी आपकी 1/RE इक्वल्स टू 1/R1 प्लस R2, जिसे हम लोग यूज करते हैं R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। क्लियर है। अब हम लोग बात करें इसके के बारे में, यानी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के के बारे में। तो ये हो जाएगा आप लोगों का L1 प्लस L2 अपॉन में L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। क्लियर है। इसकी लेंथ अगर L1 है और इसकी लेंथ अगर L2 है, तो इस तरीके से आप लोग इक्विवेलेंट K निकालोगे। और अगर हम लोग बात करें पैरेलल की, तो K इक्विवेलेंट हो जाएगा आप लोगों का, तो ये K इक्विवेलेंट होगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में। थर्ड पॉइंट है आप लोगों का H1 इक्वल्स टू H2 इक्वल्स टू H। जैसे कि आप लोगों का सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, तो H क्या है, हीट करंट है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये सेम या इक्वल रहेगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप लोगों का इक्विवेलेंट हीट है वह आपको निकालनी होगी H1 प्लस H2 से। क्लियर है। तो इस तरीके से एक आध कॉम्बिनेशन में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए। सेम करंट के जैसे हैं, हीट करंट और जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है, दोनों एक तरीके से ही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लॉज के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे, जैसे कि रिफ्लेक्टेंस क्या होता है, एब्जॉर्प्टेंस क्या होता है, और थर्ड पॉइंट होगा आप लोगों का ट्रांसमिटेंस। तो इन तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने लॉज को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्टेंस के बारे में। रिफ्लेक्टेंस बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप लोगों का रिफ्लेक्शन होता है उसी की तरह है। जैसे ये कोई एक सरफेस है, इसके ऊपर ये रेडिएशंस आ रही हैं और इसने ये कितनी रिफ्लेक्ट की, उसी के रेशियो को हम लोग रिफ्लेक्टेंस बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय द बॉडी इन अ गिवन टाइम टू द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन अ बॉडी। तो रिफ्लेक्टेंस आपका सिंपल सा रेशियो है, अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय द बॉडी इन अ गिवन टाइम टू द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन अ बॉडी एट दैट टाइम। यानी कि जितने समय में जितनी थर्मल रेडिएशन उसके ऊपर पड़ रही थी, इंसिडेंट हो रही थी, उसका कितना पार्ट या कितना अमाउंट उसने रिफ्लेक्ट किया, उसी के रेशियो को हम लोग रिफ्लेक्टेंस बोलते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एब्जॉर्प्टेंस। नाम से
नेम सजेस्ट कि कितनी इसने थर्मल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, उसी के रेशियो को हम लोग एब्जॉर्बटेंस बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, यानी कितनी अवशोषण की गई बॉडी द्वारा इन अ गिवन टाइम टू द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द बॉडी एट दैट टाइम। क्लियर है। आगे बात करें अगर हम लोग थर्ड पॉइंट की, ट्रांसमिटेंस, इसमें क्या होगा, यह भी एक आपका सिंपल सा रेशियो है, थर्मल रेडिएशन कितनी ट्रांसमिट हुई बॉडी द्वारा इन अ गिवन टाइम, जितनी इसके ऊपर थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट हुई, यानी कि एब्जॉर्ब होने के बाद कितनी हीट इसने ट्रांसमिट की, उसी के रेशियो को हम लोग ट्रांसमिटेंस बोलते हैं। तो ये 3 पॉइंट थे और एक लास्ट पॉइंट परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इसको समझने के बाद हम लोग करने जाएंगे अपने लॉस को। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है, तो एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी वह बॉडी होती है जो कि सभी वेवलेंथ की सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, जितनी भी उस पर गिरती है उसको वह एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जैसे कि आप लोगों का कोई भी ब्लैक बॉडी है, उसके ऊपर जितनी भी रेडिएशन आ रही है, जैसे ये कोई ब्लैक बॉडी है, रेडिएशन आ रही ना तो रिफ्लेक्ट हो रही है, सिंपल सा इसी के अंदर रह जा रही है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उसे हम लोग परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ के बारे में। तो किरचॉफ्स लॉ आप लोगों को बताता है, ये एक रेशियो है इमिसिव पावर, यानी इमिसिव पावर क्या होती है, जितनी लाइट इमिट की, यानी जितनी रेडिएशन इसने इमिट की उसका रेशियो एब्जॉर्प्टिव पावर से, यानी कितनी एब्जॉर्ब की, उन दोनों के रेशियो को ये बताता है किरचॉफ लॉ। एक कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ है जिसकी रेडिएशन किसी बॉडी के ऊपर गिर रही है, तो कितनी इसने इमिट की और कितनी इसने एब्जॉर्ब की, इन दोनों के रेशियो को किरचॉफ लॉ बताता है। एट एनी गिवन टेम्परेचर, यानी कोई भी टेम्परेचर आपको गिवन हो उसके ऊपर, जो कि आपका इक्वल होगा इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, यानी जो अभी हमने परफेक्टली ब्लैक बॉडी पढ़ी उसकी इमिसिव पावर के बराबर होगा। सिंपल सा इसको एनालिटिकली समझते हैं, तो ई लैम्डा ओवर ए लैम्डा इमिसिव पावर रेशियो एब्जॉर्प्टिव पावर रेशियो इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट रहता है या आपका बराबर रहेगा ई लैम्डा के। ई लैम्डा क्या है, इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्लियर है। तो ये हमें रेशियो दे रहा है ई लैम्डा ओवर ए लैम्डा, यानी कि अगर ई बड़ी होगी तो ए भी बड़ा होगा। क्लियर है, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। तो इसके ऊपर आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो ये आपको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और ये रिलेशन भी याद होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्टीफन्स लॉ की। तो स्टीफन्स लॉ आपको रिलेशन देता है ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 4th पावर के। ई क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड बाय यूनिट एरिया ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, वह आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के 4th पावर के, वह आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर आपका टेम्परेचर 2 गुना बढ़ेगा तो जो ई होगी, यानी कि एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड, ई आपकी कितनी हो जाएगी, 16 टाइम। क्लियर है। तो यही आपका स्टीफन्स लॉ बताता है। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे स्टीफन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू रहती है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। क्लियर है। आप लोग यहाँ से भी निकाल सकते हो सिग्मा इक्वल्स टू ई ओवर टी की पावर 4। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बन सकता है या आप लोगों से डायरेक्टली पूछ सकता है, तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। ई की पावर ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। क्लियर है। आगे बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बताता है, रेट ऑफ हीट लॉस। रेट ऑफ हीट लॉस आपको बताता है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है ये आपका रखा हुआ है, सराउंडिंग है ये, तो इसमें कितनी हीट रेडिएट हो रही है, यानी कि अगर इसका 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और सराउंडिंग का है 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो इसको 7, अब इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है जो कि 30 डिग्री से ज़्यादा है इस समय एग्जांपल में, जो कि होना नहीं चाहिए। यहाँ पर हम 60 ले लेते हैं, तो जाहिर सी बात है हीट यहाँ से यहाँ फ्लो होगी ऑब्जेक्ट टू सराउंडिंग में, क्योंकि सराउंडिंग में टेम्परेचर कम है तो ये बॉडी जो है कूल होना शुरू करेगी। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा बॉडी और सराउंडिंग के बीच में, उतनी ही तेज आपका हीट लॉस होगा। तो उसे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहते हैं। तो यही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग, यानी कि बॉडी और सराउंडिंग के बीच में कितना डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी रेट ऑफ हीट लॉस। प्रोवाइडेड द डिफरेंस इन टेम्परेचर इज स्मॉल,
टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहना चाहिए। तो इसी को अगर हम लोग एनालिटिकली देखें तो माइनस डी क्यू ओवर डी टी, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हीट लॉस हो रही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एम। यहाँ पर आप लोगों को बुक में सिर्फ टी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो टी मीन निकालते हैं, इसलिए जिससे आपको ज़्यादा याद रहे अच्छी तरीके से, तो यहाँ पर आप लोग टी मीन लीजिए, टी मीन माइनस टी जीरो, जिसे हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं। ये आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर हो गया, ये आपका मीन टेम्परेचर हो गया। मीन टेम्परेचर आपको पता ही है, यानी कि अगर कोई बॉडी 70 से 68 डिग्री सेल्सियस तक आ रही है तो इन दोनों का जो मीन होगा वही आपको यहाँ पर रखना है। क्लियर है? और Q क्या होता है? एम सी डेल्टा टी। तो उसे जब आप लोग पुट करोगे तो यहाँ से एक और रिलेशन निकल के आ जाएगा, डेल्टा टी ओवर डेल्टा डी टी इक्वल्स टू कैपिटल के टी एम माइनस टी जीरो। के की वैल्यू क्या हो जाएगी? के ओवर एम सी। क्लियर है? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा के, और डी क्यू जैसा कि हमने आपको बताया एम सी डेल्टा टी होता है। डेल्टा टी अगर यहाँ पे है तो एम सी नीचे आ जाएगा, के ओवर एम सी, के की वैल्यू हो जाएगी जो कि आपको दे रखी होगी या आपको निकालना होगा। क्लियर है? इसके ऊपर जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट लॉ है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और ये आपको बताता है ब्लैक बॉडी की इमिशन की जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की वेवलेंथ होती है वो आपकी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो यही आपको ये बताता है, और ये हिंदी पुराने वाले की लिखी हुई, तो ये हिंदी गलत है। तो ये आप लोगों का वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बताता है। एनालिटिकली अगर हम लोग चेक करें तो लैम्डा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी अगर टेम्परेचर घटता है तो लैम्डा एम आपका इंक्रीज होगा। तो इसका एक और एक्सप्रेशन है, लैम्डा एम इक्वल्स टू B/T। वी क्या है? वीन्स कांस्टेंट है, ये आपका वीन्स कांस्टेंट हो गया। आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे, कुछ थ्योरेटिकल होंगे, कुछ न्यूमेरिकल होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल फॉर। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? एनी एक्सिस ऑफ टेम्परेचर ओवर द सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग से इसका कुछ भी अधिक टेम्परेचर होना चाहिए। स्मॉल एक्सिस होना चाहिए यानी कम टेम्परेचर होना चाहिए। ज़्यादा एक्सिस होना चाहिए यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सिस होना चाहिए टेम्परेचर का, या फिर बहुत अधिक तापमान होना चाहिए प्रतिवेश का। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी स्मॉल एक्सिस ऑफ टेम्परेचर ओवर द सराउंडिंग को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमें ये बताता है माइनस डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो इससे जो ग्राफ आएगा वह एक लीनियर ग्राफ होना चाहिए इस तरीके से, लेकिन जो इसका ग्राफ होता है वो लीनियरली नहीं होता, वह आपका एक्सपोनेंशियली ड्रॉप होता है। यानी वो जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से रहता है, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस रहता है तब ये रेट ऑफ हीट लॉस ज़्यादा होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है, ये आपका टी है और ये आपका टाइम है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है सराउंडिंग और ऑब्जेक्ट के बीच में, तो जो उसकी रेट ऑफ हीट लॉस है वो कम होती चलती है। तो इस टाइप से ये ग्राफ होता है, ये पूरी प्रोसेस के लिए। और अगर हम इसे स्मॉल इंटरवल टाइम के लिए निकालें तब जाकर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो ये स्मॉल एक्सिस के लिए एप्लीकेबल रहता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, स्वीट मेकर डू नॉट क्लीन द बॉटम ऑफ अ कलड्रम बिकॉज, यानी कि जो मीठा बनाने वाले लोग होते हैं वो अपनी कढ़ाई या हंडे के तल को साफ क्यों नहीं करते हैं? तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी ब्लैक एंड रफ सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। यानी कि काली और खुरदरी सतह अधिक ऊष्मा को अवशोषित करती है, और अगर सरफेस आपकी स्मूथ और शाइनिंग होगी तो जो हीट है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं की जाएगी। तो इसलिए जो मीठा बनाने वाले लोग होते हैं वह अपने कढ़ाई के तल को साफ नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, at temperature T, the emissive power and the absorptive power of a body for a certain wavelength are E lambda and A lambda respectively then, यानी कि यहाँ पर आपको एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर की वेवलेंथ दे रखी है। तो यहाँ पर आप लोगों से सिंपल एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर के बीच में रिलेशन पूछा गया है।
तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए ई लैम्डा इक्वल्स टू ए लैम्डा को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर रॉन्ग है, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ आप लोगों को ई लैम्डा ओवर ए लैम्डा बराबर कांस्टेंट बताता है, ना कि इक्वल, जो कि आपका इक्वल होता है इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के। तो इसलिए इसने कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं बताया है ई लैम्डा और ए लैम्डा के बीच में, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज अप्लाइड इन लेबोरेटरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लेबोरेटरी में किस लिए अप्लाई किया जाता है, किसके डिटर्मिनेशन के लिए अप्लाई किया जाता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेज, लेटेंट हीट ऑफ गैसेज, या स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, या लेटेंट हीट ऑफ लिक्विड्स। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड्स, उन सभी का आंसर राइट है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड्स की डिटर्मिनेशन के लिए अप्लाई किया जाता है लेबोरेटरीज में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाते हैं। इन अ रूम वेयर द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 61 डिग्री सेल्सियस टू 59 डिग्री सेल्सियस इन 4 मिनट, यानी कि आपको एक रूम का टेम्परेचर दे रहा है। रूम का टेम्परेचर क्या होगा, आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर, जो कि आपको दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस, और बॉडी कूल हो रही है 61 डिग्री सेल्सियस टू 59 डिग्री सेल्सियस इन 4 मिनट। द टाइम इन सेकेंड टेकन बाई द बॉडी टू कूल फ्रॉम 51 डिग्री सेल्सियस टू 49 डिग्री सेल्सियस विल बी। तो यहाँ पर आप लोगों को एक टाइम दे रखा है, दूसरे का टाइम आप लोगों से पूछा गया है, तो ये एक सिंपल रेशियो की फॉर्म वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद से ट्राई जरूर कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं किस तरीके से करना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपको लगाना होगा, जो कि हमने पढ़ा डी क्यू ओवर डी टी इक्वल्स टू के टी एम माइनस टी ओ, या इसको हम आगे डिस्कस करें क्योंकि हमें रेशियो निकालना है सिंपल। तो डी टी ओवर डी टी इक्वल्स टू कैपिटल के टी एम माइनस टी ओ, तो इसे हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट केस को लेके चलें, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना दे रखा है आपको, 61 टू 59 कितना हो जाएगा 2 डिग्री, और डी टी कितना हो गया आपका 4 मिनट इक्वल्स टू, अब आंसर आप लोगों से सेकंड्स में पूछा गया तो इससे आपको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और के आपको नहीं निकालना है। टी एम कितना हो जाएगा 61 प्लस 59 120, 120 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस, माइनस टी ओ की वैल्यू 30। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। इसी तरीके से हमें सेकेंड इक्वेशन निकालनी है। 51 में से 49 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 2 डी टी आपको निकालनी है, के एज इट इज, टी मीन कितना हो जाएगा 51 प्लस 49 इज इक्वल टू 100, 100 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 50 माइनस 30, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू डी टी इक्वल्स टू के इंटू, तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा इसको फर्स्ट बाई सेकेंड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट बाई सेकेंड आप लोग कीजिए, तो के से के कैंसिल, ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में डी टी ऊपर चला जाएगा, तो डी टी बराबर आप लोगों का हो जाएगा 12 3 या 36, तो डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 सेकेंड्स। इस सिंपल सी एक कैलकुलेशन थी, मेन फोकस आपको यहाँ रखना था, डी टी ओवर डी टी इक्वल्स टू के टी एम माइनस टी ओ, टी मीन आपको निकालना है, टी ओ आपको पता ही है, सिंपल आपको डी टी निकालनी थी, तो बेसिक कैलकुलेशन थी। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। स्पेस कम थी इस वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, लेकिन है नहीं। तो इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ सराउंडिंग मीडियम ऑफ टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, आप टी ओ आपको दे रखा है, ए बॉडी टेक्स 7 मिनट फॉर फॉल ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, इन व्हाट टाइम द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विल फॉल फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आप लोगों से सिंपल सा पूछा गया है, एक टाइम आपको दे रखा है 60 से 40 होने में 7 मिनट लग रहे हैं, तो 40 से 28 होने में कितना मिनट लगेगा। तो जिन स्टूडेंट्स को पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया था उनको अब समझ में आ जाएगा। देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। डी टी ओवर स्मॉल डी टी इक्वल्स टू के टी एम माइनस टी ओ आपको करना है। तो सिंपल सा हम फर्स्ट केस के लिए लेकर चल रहे हैं। डी टी आप लोगों को कितना हो जाएगा 60 माइनस 40 20 डिग्री सेल्सियस,
और टाइम आपको दे रखा है 7 मिनट, आंसर भी मिनट में, तो मिनट में ही रहने दीजिए कि आपको नहीं निकालना है। टी मीन कितना हो जाएगा 60 + 40 100 100 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 50 - 10। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसमें आप लोग डिवाइड दे दीजिए सेकंड केस का, जो कि 40 - 28 कितना हो जाएगा। dt आपको फाइंड करना है, k एज इट इज, इन दोनों का कितना हो जाएगा 34 - 10, k से k कैंसिल, ये ऊपर जाएगा 12 से ये 2 टाइम 20 टाइम, 20 से 20 कैंसिल, तो dt बराबर आप लोगों को क्या आ गया 7 मिनट। तो आप लोग यहाँ से एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जब टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है, यानी कि हायर टेम्परेचर से जब ज़्यादा टेम्परेचर गिर रहा है तो टाइम कम लग रहा है, और अब देखिए 12 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है तो टाइम ज़्यादा लगा है, यानी कि 7 मिनट दोनों के लिए बराबर है, लेकिन टेम्परेचर जो लॉस हुआ है वो कम हुआ है। तो इसी तरीके से आप लोगों से एक क्वेश्चन और बनता है, तो उस क्वेश्चन को भी देखिए। ए कंटेनर कंटेन हॉट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इफ इन टाइम t1 टेम्परेचर फॉल टू 80 डिग्री सेल्सियस एंड टाइम t2 टेम्परेचर फॉल 60 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस 80 से 60 हो गया, तो इनमें आपको टाइम के बीच में रिलेशन बताना है। तो जो स्टूडेंट सोच रहे हैं इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत है, बिल्कुल भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी T1 इज लेस देन T2 को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। जैसा कि आपको पता है ग्राफ इस तरीके से रहता है, तो जो टाइम बढ़ता जाएगा तो टेम्परेचर लॉस कम होता हुआ जाएगा। तो जाहिर सी बात है 80 से 60 होने में इसको ज़्यादा समय लगेगा इन कंपेरिजन टू 100 to 80 होने में। जैसा कि हम लोग अपने पिछले 2 क्वेश्चन में देख चुके हैं, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन बन सकता है, पूरे चांसेस हैं इस टाइप से क्वेश्चन पूछने के। इसमें ना तो आपको कैलकुलेशन करनी है, सिंपल सोचकर आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड अ वेवलेंथ द स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर एंड मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ बॉडी आर 10 and 8 यूनिट रेस्पेक्टिवली, द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर विल बी। तो ई लैम्डा आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है, सब कुछ आपको दे रखा है, सिंपल से आपको किरचॉफ्स लॉ लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स का आंसर ऑप्शन नंबर बी 1.25 यूनिट आ रहा है उन सभी का आंसर करेक्ट है। सिंपल सा ई लैम्डा ओवर ए लैम्डा इक्वल्स टू ई लैम्डा होता है इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो ई लैम्डा आपको दे रखा है 10, ए लैम्डा आपको दे रखा है 8 इज इक्वल्स टू ई लैम्डा, एंड 10/8 कितना होगा 1.25 यूनिट। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और ये वही स्टूडेंट्स बता सकते हैं जिन्होंने इस लेक्चर को ध्यान से देखा होगा। मरकरी इज हीटेड बाई विच मोड ऑफ हीट ट्रांसमिशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप सभी को इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसकी पीडीएफ आप लोगों को लर्नबे डिफेंस ऐप पर मिल जाएगी, और फ्री प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं लर्नबे ऑनलाइन टेस्ट ऐप को। और अगर अभी तक आप लोगों ने लर्नबे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होना चाहिए प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।